नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स। मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स की जब हम बात करेंगे तो मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स में कौन कौन सी शैलियाँ आती है, उन शैलियों के बारे में बात करेंगे। कौन कौन सी चित्रकलाएँ आती है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स, ठीक है ना। मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स या फिर इसी को ही कह देते हैं हम जोधपुर, ठीक है ना, जोधपुर शैली। तो इसमें एक बार आती है मारवाड़ या जोधपुर शैली। पहले आती है मारवाड़ या जोधपुर शैली, ठीक है ना। इसके बाद मेरे दोस्तों इसी में ही दूसरी आती है बीकानेर शैली। दूसरी इसमें कौन सी आती है? बीकानेर शैली। ठीक है, पहली आती है मारवाड़ और या फिर जोधपुर शैली, दूसरी आती है बीकानेर शैली, और तीसरी जो आती है वो किशनगढ़ शैली आती है, ठीक है ना। कौन सी आती है मेरे दोस्तों? किशनगढ़ शैली। किशनगढ़ शैली। इसके बाद जो आती है वो आती है अजमेर शैली। अजमेर शैली। तो इन चार शैलियों की हम बात करेंगे मुख्य रूप से, क्योंकि आपके जो एग्जाम में आने वाली शैलियां हैं वो यही है, इनमें से ही क्वेश्चन बनते हैं। पहली जो शैली बनती है मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग से, वो बनती है जोधपुर शैली, यानी जोधपुर शैली की बात करेंगे। दूसरी बनती है बीकानेर शैली, बीकानेर शैली की बात करेंगे। किशनगढ़ शैली और आमेर शैली, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे दोस्तों, ठीक है ना। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम 1 बाय 1 इनको पढ़ेंगे एक एक करके। तो अब देखिए हम एक एक करके देखते हैं कि पहले इनके जो चित्रकार है वो चित्रकार कौन कौन है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अजमेर की अगर बात करेंगे तो अजमेर में आपको ध्यान रखना है, एक है साइबा, ठीक है ना। और ये मेरे दोस्तों क्या थी? महिला चित्रकार। महिला चित्रकार, ठीक है ना। एक व्यक्ति था जिसका नाम था चांद, ठीक है ना। और चांद जो है ये व्यक्ति, ये अजमेर शैली में क्या हुआ था मेरे दोस्तों? चित्रकार हुआ था। इसके बाद देखिए दोस्तों, एक होता है किशनगढ़ की बात करें तो किशनगढ़ में आएगा एक निहाल चंद। कौन सा चंद? निहाल चंद, ठीक है ना। अमरचंद, लाडली दास, ठीक है। निहाल चंद, अमरचंद, लाडली दास, ये सब किस में आ रहे हैं मेरे दोस्तों? किशनगढ़ शैली में आ रहे हैं, ठीक है ना। बदन सिंह, नानक राम, ठीक है ना। बदन सिंह और नानक राम, ध्यान रखिएगा दोस्तों। इसके बाद आपको मैं बताऊंगा कि इसी चित्र शैली में आपको मिलेगा मेरे दोस्तों कौन? सामंत सिंह, नागरी दास, ठीक है ना, जिसमें बड़ी ठणी की चित्रकला की थी, चित्र बनाया था उसने, चित्रण किया था मेरे दोस्तों। देखिएगा, एक आता है आसिर खां। अब इसके बारे में बात करेंगे बीकानेर के में। एक आता है आसिर खां, एक आता है मोहम्मद खां, ठीक है ना। आसिर खां, मोहम्मद खां, रुकनुद्दीन अली राजा, रुकनुद्दीन अली राजा, रुकनुद्दीन अली राजा, ठीक है ना। रुकनुद्दीन अली राजा। इसके बाद आते हैं मुन्नालाल, चंदूलाल और मुकुंद, ठीक है ना। इसके बाद आता है मुन्नालाल, एक आता है चंदूलाल और एक आता है मेरे दोस्तों मुकुंद, ठीक है ना। ये मेरे दोस्तों बीकानेर शैली में हुए। किस शैली में हुए? बीकानेर शैली में हुए। इसके बाद मेरे दोस्तों एक आता है जोधपुर शैली, जिसमें आपके आएगा शिवजी, नारायण दास, रतनजी भाटी, छज्जू और सैफी, ठीक है ना। शिवजी, नारायण दास, छज्जू, सैफू, मतीराम और रतनजी भाटी, ये चित्रकारों के नाम हैं। यानी हमने बात की थी उस वक्त इन चित्रकारों की। तो ध्यान रखिएगा, ऊपर अगर सबसे पहले अजमेर की लेकर चले तो एक है साहिबा जो कि महिला चित्रकार है, और ध्यान रखिएगा एक इसमें पुरुष चित्रकार है चांद। किशनगढ़ शैली की मैं बात करूंगा तो किशनगढ़ शैली में ध्यान रखना निहाल चंद, अमरचंद और लाडली दास। इसके बाद इनके एक और आता है बदन सिंह और नानक राम। इसके बाद बात करें बीकानेर की तो बीकानेर में आपको मिलेगा क्या क्या? आसिर खां, मोहम्मद खां, रुकनुद्दीन अली राजा, ठीक है ना, मुन्नालाल, चंदूलाल और मुकुंद। इसके बाद आप बात करेंगे जोधपुर शैली की तो शिवजी, नारायण दास, छज्जू, सैफू, मतीराम और रतनजी भाटी, ये सारे आपको इस शैली में मिलेंगे, यानी मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स में मिलेंगे दोस्तों। तो जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे।
देखिए दोस्तों, इसमें हम एक पढ़ेंगे, अब सीधे सीधे हम इनको 1 बाय 1 पढ़ेंगे, है ना, एक एक करके पढ़ेंगे और एक एक करके पढ़ेंगे। तो उसमें आप सबसे पहले पढ़ेंगे जोधपुर शैली, और जोधपुर शैली के बाद हम पढ़ेंगे इसमें बीकानेर शैली। देखिएगा, इसी को ही कहते हैं मारवाड़ शैली। अच्छा, सारी जितनी भी ये आ रही है तो आपको ध्यान रखना है, सारी जो शैलियां हैं किस में आ रही है, मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स में आ रही है। ध्यान रखिएगा, एक दुर्ग है, अभी मैंने देखिएगा एक दुर्ग है, और दुर्ग की बात करें तो उस दुर्ग का नाम है मेहरानगढ़, ठीक है ना, मेहरानगढ़। आपको मैंने पहले पढ़ाया था पिछली क्लास में। मेरा कहने का मतलब कि पिछली जो वीडियो आप देखोगे उन पिछली वीडियो में आपको मिलेगा इस दुर्ग का जिक्र, ठीक है ना। तो ध्यान रखिए, मेहरानगढ़ में एक महल है जिसका नाम है चौखेलाभ महल, चौखेलाभ महल। इस चौखेलाभ महल की अगर हम बात करें तो इस चौखेलाभ महल में 2 चित्रों का चित्रण है। एक तो है राम रावण युद्ध, एक तो है राम रावण युद्ध, ठीक है ना। ये राम रावण युद्ध का मतलब समझ रहे हो आप, जो भगवान राम और जो राक्षस राज रावण था, उस रावण के मध्य क्या हुआ था, युद्ध हुआ था, उस युद्ध के चित्र बनाए गए हैं, ठीक है ना। दूसरा अगर बात करें तो यहाँ पर एक है सप्तसती का चित्रण, सप्तसती का चित्रण, सप्तसती का चित्रण। ये सप्तसती का चित्रण भी आपको यही मिलेगा दोस्तों। और दूसरा आपको ध्यान रखना है कि ये जो चित्रों का चित्रण करवाया था वो किसने करवाया था, यहाँ पर वो करवाया था राम मालदेव ने। अर्थात अपन एक बात समझ सकते हैं मेरे भाइयों कि ये जो चित्रशैली प्रारंभ हुई थी ये किसके शासन समय काल में हुई थी, राम मालदेव के समय काल में ये प्रारंभ हुई थी, राम मालदेव के समय काल में ये प्रारंभ हुई थी। और इन्होंने ही मेरे दोस्तों एक ग्रंथ था जिसका नाम था उत्तर ध्यान सूत्र चूर्णी, इस ग्रंथ को चित्रित करवाया, ठीक है ना। और आपसे पूछेगा सीधा सीधा कि किसके शासन काल में उत्तर ध्यान सूत्र चूर्णी जो ग्रंथ है वो चित्रित हुआ था, तो वो है राम मालदेव, ठीक है ना। और राम मालदेव के समय में ही ये चित्रशैली क्या हुई थी मेरे भाइयों, प्रारंभ हुई थी, चित्रशैली प्रारंभ की गई थी। अच्छा, यहां पर आपको ध्यान रखना है कि मुगल शैली का प्रभाव, मुगल शैली का प्रभाव ये किसके शासन काल में पड़ा। ध्यान रखिएगा, एक राजा था जिसका नाम था मोटा राजा उदय सिंह, मोटा राजा उदय सिंह, ठीक है ना। मोटा राजा उदय सिंह के शासन काल में मुगल शैली का क्या पड़ा था मेरे दोस्तों, यहाँ पर प्रभाव पड़ा था। और कहते हैं कि इसने भागवत पुराण को चित्रित करवाया था। यहाँ पर किसको चित्रित करवाया था दोस्तों, भागवत पुराण, भागवत पुराण को चित्रित करवाया, ठीक है ना। भागवत पुराण को क्या करवाया मेरे दोस्तों, चित्रित। यहीं पर ध्यान रखिएगा, राधा कृष्ण का चित्र भी इन्होंने चित्रित करवाया, राधा कृष्ण का चित्र भी, ठीक है ना, राधा कृष्ण का चित्रित करवाया। अच्छा, राधा कृष्ण का चित्र जो है चित्रित तो करवाया, लेकिन ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों, ये जो राधा कृष्ण का चित्र चित्रित करवाया था ये मुगलों की वेशभूषा, ठीक है ना। वेशभूषा कैसी थी, मुगलों की वेशभूषा थी, यानी मुसलमानों की वेशभूषा थी। ध्यान रखिएगा, मुस्लिम वेशभूषा में, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा कि मारवाड़ शैली जो जोधपुर शैली है इसका प्रारंभ कहां पर हुआ था, मेहरानगढ़ में। मेहरानगढ़ का एक जो महल था उसका नाम था चौखेलाभ महल। अच्छा, यहां पर राम मालदेव के समय ये प्रारंभ हुई थी। दूसरा आपको ध्यान रखना है, इनके समय में एक जो ग्रंथ है वो चित्रित किया गया था, उत्तर ध्यान सूत्र चूर्णी। चौखेलाभ महल में 2 चित्रों का चित्रण किया गया था, एक तो राम रावण युद्ध का और दूसरा सप्तसती का चित्रण। इसके बाद बात करें कि मुगल शैली का प्रभाव कब पड़ा था, तो मुगल शैली का प्रभाव मेरे दोस्तों मोटा राजा उदय सिंह के समय पर पड़ा था। और ध्यान रखिएगा, भागवत पुराण को चित्रित करवाया था इन्होंने, और भागवत पुराण को चित्रित करवाया था। उस भागवत पुराण के अंतर्गत मेरे दोस्तों ध्यान रखना, इन्होंने राधा और कृष्ण के चित्र जो है चित्रित करवाए। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राधा कृष्ण के जो चित्र चित्रित करवाए थे वो कैसी वेशभूषा में करवाए थे, मुगल वेशभूषा, यानी मुसलमानी जो पहनावा था उस पहनावे में इन्होंने चित्रित करवाए। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए,
अब आपसे पूछेगा मेरे दोस्तों कि स्वर्णकाल, महाराजा मानसिंह, ठीक है ना, स्वर्णकाल किसके शासनकाल में आया था? महाराजा मानसिंह के शासनकाल में। अच्छा, महाराणा मानसिंह ने दो चीजों का निर्माण करवाया यहां पर, एक तो महामंदिर और एक था उदय मंदिर। दूसरा यहीं पर इन्होंने एक और निर्माण करवाया था, वो मैंने आपको बताया होगा, मान प्रकाश पुस्तकालय, ठीक है ना। ये सारी बातें मैंने उस टाइम बताई होंगी जब मैंने मेहरानगढ़ दुर्ग का जिक्र किया होगा, और मेहरानगढ़ दुर्ग के जिक्र के समय मैंने ये पुस्तकालय के बारे में भी निर्माण कार्य बताया था। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि मतीराम नामक चित्रकार जो था, उस मतीराम नामक चित्रकार ने यहाँ रसराज नामक ग्रंथ को चित्रित किया था। कहाँ पर? महामंदिर और उदय मंदिर में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। मतीराम नामक चित्रकार ने यहाँ रसराज नामक ग्रंथ को चित्रित किया, ठीक है ना। रसराज नामक ग्रंथ को क्या किया मेरे दोस्तों? चित्रित किया। दूसरा मेरे भाइयों आपको ध्यान रखना है कि जो अपने रसराज ग्रंथ जो है, इस रसराज में सर्वाधिक जो उल्लेख मिलता है मेरे दोस्तों, वो राधा कृष्ण का उल्लेख मिलता है, क्योंकि राधा कृष्ण जो वैष्णव संप्रदाय है वो कहीं हद तक नाथ संप्रदाय से संबंध रखता है। किससे रखता है मेरे भाइयों? नाथ संप्रदाय, यानी नाथ संप्रदाय से संबंधित, नाथ संप्रदाय से संबंधित, ठीक है ना। नाथ संप्रदाय से संबंधित ये ग्रंथ है, उस ग्रंथ का क्या किया था? चित्रण किया गया था, ठीक है ना। दूसरा मेरे दोस्तों ध्यान रखिएगा आप कि जो वीर जी भाटी है, ठीक है ना, कौन है? वीर जी भाटी। वीर जी भाटी ने इनके शासनकाल में सर्वाधिक चित्रों का चित्रण किया। सर्वाधिक चित्रों का चित्रण जो किया था वो किसने किया था? वीर जी भाटी ने। और दूसरा जो मुख्य चित्रों का जो चित्रित किया था वो कौन सा था? रागमाला, यानी कि मुख्य चित्र अगर देखें तो मुख्य चित्र, और मुख्य चित्र कौन सा था मेरे दोस्तों? रागमाला, यानी रागमाला का इन्होंने क्या किया था मेरे दोस्तों? चित्रण किया था। दूसरा आपको ध्यान रखना है, यहाँ कृष्ण लीलाओं का चित्रण क्या करवाया गया था? देखिएगा, जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। देखिए, कृष्ण लीलाओं का चित्रण महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के समय। देखिए यहाँ पर वृंदावन से दो पंडित थे, वो वृंदावन से दो पंडित भागकर आए, एक दामोदर और एक गोविंद, गोस्वामी दामोदर और गोस्वामी गोविंद। औरंगजेब के शासनकाल में औरंगजेब ने ये आदेश लागू करवा दिए थे कि जितनी भी हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं उन सबको तोड़वा दिया जाए। तब ये क्या करते हैं, उस वृंदावन में जो भगवान कृष्ण की मूर्ति है उसको लेकर आते हैं, और सबसे पहले ये आते हैं कदमखंडी गाँव मारवाड़ में। और कदमखंडी गाँव मारवाड़ में जाते हैं तो मारवाड़ में वहां पर जब शासन किसका रहता है? जसवंत सिंह प्रथम का। अच्छा, जसवंत सिंह प्रथम का शासनकाल तो रहता है, लेकिन जसवंत सिंह उस वक्त वहां नहीं रहता है, वो बाहर कहीं अभियान पर गया हुआ होता है। तो इसलिए इनको कहीं पर शरण नहीं मिलती, क्योंकि औरंगजेब के सख्त आदेश थे, यदि किसी ने भी इनको शरण दी तो उसकी क्या कर दी जाएगी? हत्या कर दी जाएगी दोस्तों। तो इसीलिए मेरे दोस्तों इनको शरण नहीं मिली, और बाद में ये राज सिंह के शासनकाल में मेवाड़ गए, और वहां पर सिहाड़ नामक स्थान पर इस मंदिर का निर्माण करवाया गया। दूसरा मेरे दोस्तों ध्यान रखना, एक है महाराजा तख्त सिंह, महाराजा तख्त सिंह। और महाराजा तख्त सिंह के समय पर कंपनी शैली का प्रभाव पड़ा,
कंपनी शैली, यानी कि ध्यान रखना अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की थी इन्होंने, इसलिए किसका पड़ा, कंपनी शैली का। विशेषताएं देखिए, एक तो देखिए ध्यान रखिएगा विशेषताओं की अगर मैं बात करूं तो विशेषताओं में आपको ध्यान रखना है ऊंट, मरुस्थल और घोड़े के चित्र सर्वाधिक मिलते हैं, ठीक है ना। ऊंट, मरुस्थल और घोड़े के चित्र सर्वाधिक मिलते हैं। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि कुत्ते के चित्र भी यहां पर सर्वाधिक मिलते हैं। ये मुख्य विशेषता थी इन चित्रों की, ऊंट, मरुस्थल और घोड़ों के साथ कुत्तों का जो है वो चित्रण मिलता है। दूसरा यहाँ पर प्रेम कहानी, और प्रेम कहानी किस किस की मिलती है मेरे दोस्तों, ये ध्यान रखना, ढोला और मारू की प्रेम कहानी, ढोला मारू की प्रेम कहानी, ठीक है ना। ढोला मारू की प्रेम कहानी का चित्रण मेरे दोस्तों यहां पर मिलता है। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना, एक आम के वृक्ष का भी चित्रण यहां पर मिलता है, आम का वृक्ष, आम के वृक्ष का चित्रण, ठीक है ना। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, कृष्ण लीलाओं का जो चित्रण किसके शासनकाल में हुआ, जसवंत सिंह प्रथम के शासनकाल में, महाराजा तख्त सिंह के शासनकाल में कंपनी शैली का प्रभाव पड़ा। दूसरा विशेषताएं क्या थी, ऊंट, मरुस्थल और घोड़े एवं कुत्ते के चित्र यहाँ पर सर्वाधिक मिलते हैं। प्रेम कहानी किसकी मिलती है, ढोला और मारू की प्रेम कहानी। और तीसरी बात करें तो आम के वृक्षों के क्या मिलता है, यहाँ पर चित्र मिलते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इसलिए अब ये आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम पढ़ते हैं अगली शैली, बीकानेर शैली। देखिए दोस्तों, बीकानेर शैली, और बीकानेर शैली को हम देखेंगे कि इसका जो प्रारंभ है वो प्रारंभ किसके समय पर हुआ था। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना, इसका प्रारंभ एक जो राजा थे यहाँ पर हुए थे, राय सिंह, महाराजा राय सिंह के समय पर हुआ था। और राय सिंह ने ही यहाँ पर जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था, जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण। बीकानेर शैली में जो प्रारंभ हुई थी बीकानेर शैली, वो महाराजा राय सिंह जो है उनके समय पर प्रारंभ हुई थी। और महाराजा राय सिंह ने ही जूनागढ़ दुर्ग का मेरे दोस्तों क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। महाराजा राय सिंह ने जो जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था, उसकी अगर हम बात करें तो इन्होंने एक प्रशस्ति भी लिखवाई थी, प्रशस्ति। और ये प्रशस्ति मेरे दोस्तों कौन सी थी, जूनागढ़ प्रशस्ति, जूनागढ़। दूसरा यहाँ पर जो इसका मुख्य दरवाजा है, मुख्य दरवाजा, और मुख्य दरवाजा मेरे दोस्तों कौन सा है, कर्णपोल। इस कर्णपोल पर अपने फत्ता सिसोदिया एवं जयमल मेड़तिया की गजारूढ़ प्रतिमा बनी हुई है। कि गजारूढ़ जो प्रतिमा है, वो गजारूढ़ प्रतिमा मेरे दोस्तों है कहां पर, मेरे दोस्तों ध्यान रखना है आपको, ये है जूनागढ़ दुर्ग के मुख्य दरवाजे पर। इसके बाद अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि इसके शासनकाल में ध्यान रखना, इसके शासनकाल में रागमाला ग्रंथ, एक रागमाला ग्रंथ था। कौन सा, रागमाला ग्रंथ चित्रित किया गया। अब आपसे पूछेगा कि यहां पर जो बीकानेर शैली है, इस बीकानेर शैली पर मुगलों का प्रभाव कब पड़ा। तो ध्यान रखना, मुगल शैली का जो प्रभाव है, वो मुगल शैली का प्रभाव भी इस शैली पर मुगल शैली का प्रभाव राय सिंह के समय पड़ा, यानी कि राय सिंह के समय ही तो प्रारंभ हुई, राय सिंह के समय ही मुगल शैली का प्रभाव पड़ा, और इसके शासनकाल में ही रागमाला ग्रंथ का क्या हुआ मेरे दोस्तों, चित्रण हुआ। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि राय सिंह ने ही जूनागढ़ जो बीकानेर दुर्ग था, उस बीकानेर दुर्ग को परिवर्तित करके उसका नाम रखा क्या, जूनागढ़। और जूनागढ़ दुर्ग में कुछ और निर्माण करवाया। और इसका जो मुख्य दरवाजा है कर्णपोल, उस कर्णपोल पर फत्ता सिसोदिया और जयमल मेड़तिया, जो कि चित्तौड़ के तीसरे साके में जो हुए थे,
उस तीसरे साके में इन्होंने केसरिया किया था, इनके नेतृत्व में केसरिया हुआ था, जो कि पहले कहां पर था, ये आगरा फोर्ट पर था, आगरा फोर्ट के मुख्य दरवाजे पर था, लेकिन औरंगजेब के शासन में इनको तोड़वा दिया गया था। और बाद में मेरे दोस्तों इनका जो गजारूढ़ प्रतिमा है यानी हाथी पर सवार जो प्रतिमा है उसका निर्माण किसने करवाया, राय सिंह ने कर्णपुर दरवाजे पर। एक बात आपसे पूछेगा, ध्यान रखिएगा, आपसे पूछेगा, देखिएगा इसको मैं थोड़ा सा इधर से कर देता हूं, यहां से कनेक्ट कर देता हूं मैं इसको। आपसे पूछेगा कि स्वर्णकाल, तो स्वर्णकाल किसके शासन में आया मेरे दोस्तों, महाराजा अनूप सिंह के, महाराजा अनूप सिंह के शासन काल में, महाराजा अनूप सिंह के शासन काल में यहां पर क्या पड़ा, स्वर्णकाल, यानी कि सर्वाधिक जो चित्र है वो चित्रित किसके शासन काल में करवाए थे, अनूप सिंह के शासन काल में चित्रित करवाए थे। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अगर हम बात करेंगे तो आप सभी को ध्यान रखना है कि स्वर्णकाल जो है वो महाराजा अनूप सिंह के समय पर, देखो अनूप सिंह के समय पर स्वर्णकाल था इनका, स्वर्णकाल। और स्वर्णकाल की बात करें तो अनूप सिंह के शासनकाल में। दूसरा ध्यान रखना मुन्नाओं, क्या आपको ध्यान रखना है मेरे दोस्तों कि यहां पर जो चित्रकार हुए वो हुए थे नूर मोहम्मद और मोहम्मद शाह, नूर मोहम्मद एवं मोहम्मद शाह। ये नूर मोहम्मद और मोहम्मद शाह जो है ये चित्रकार हुए और इन्होंने ही सर्वाधिक यहां पर चित्रों का क्या किया, चित्रण किया। मुख्य रूप से इन्होंने जिन चित्रों का चित्रण किया था वो चित्र कौन कौन से थे मेरे दोस्तों, वो चित्र था रागमाला, और रागमाला ग्रंथ का इन्होंने क्या किया था दोस्तों, चित्रण किया था। इसके बाद देखिएगा कि सर्वाधिक चित्रकारों ने यहां पर चित्रण किया था इनके शासनकाल में, सर्वाधिक चित्रकारों ने चित्रण किया, ठीक है ना। और दूसरा आपको ध्यान रखना है कि उस्ता कला और मैथारण कला, मैथेरण और उस्ता कला ये दो कला इनके समय काल में आई। एक तो थी कौन सी मेरे मुन्नाओं, देखिएगा, एक तो थी उस्ता कला, उस्ता कला। और उस्ता कला की जब मैं बात करूंगा तो उस्ता कला मतलब ऊंटों पर की गई चित्रकारी को, या ऐसे लिख लो, की गई चित्रकला को या चित्रकारी को, कला को उस्तकला कहते हैं, उस्तकला कहते हैं। ये मेरे दोस्तों पर्शिया ईरान से कहां पर आई है मेरे दोस्तों, ये आई बीकानेर में, ध्यान रखना। और इस कला के लिए जो उस्ता कला है, इस उस्ता कला के लिए पाकिस्तान से नूर मोहम्मद को बुलाते हैं, ठीक है ना। किसके लिए, उस्ता कला के लिए। उस्ता कला के लिए अनूप सिंह नूर मोहम्मद को कहां से बुलाते हैं मेरे दोस्तों, पाकिस्तान से बुलाते हैं। जबकि एक है मैथेरण कला, और मैथेरण कला की जब मैं बात करूंगा तो आपको ध्यान रखना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि ये जो मैथेरण कला है, देखिएगा, एक है मैथेरण कला। इस मैथेरण कला की मैं बात करूंगा तो यह गीले प्लास्टर पर बनाई गई
राजा महाराजाओं की चित्र बनाए गए, ठीक है, बनाए गए राजा महाराजाओं के चित्र, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, बनाए गए राजा महाराजाओं के क्या है, चित्र है। दूसरा मेरे दोस्तों ध्यान रखना कि इन्होंने रागमाला के साथ साथ भागवत पुराण का भी चित्रण किया था। ध्यान रखिएगा, इधर लिख रहा हूं मैं कि रागमाला के साथ साथ भागवत पुराण का चित्रण भी हुआ। भागवत पुराण का भी चित्रण हुआ किनके शासनकाल में मेरे दोस्तों, ये हुआ था अनूप सिंह के शासनकाल में। अच्छा, मैंने अभी कहा था पर्शिया ईरान, और ईरान से देखो पाकिस्तान में आता है, ये कहां पर, लाहौर में। कहां पर आता है मेरे मुन्नाओ, लाहौर में। और लाहौर से फिर सीधा कहां पर आती है, ये बीकानेर में। आपसे सीधा सीधा पूछ लेगा कि उस्ता कला जो है, ये उस्ता कला कहां से प्रारंभ होती है, कहां से चलती है और कहां पर पहुंचती है। तो देखो ये कहां से आती है मेरे दोस्तों, पर्शिया ईरान। पर्शिया पड़ता है कहां पर, ईरान में, और ईरान से ये चलकर पहले कहां पर आती है, लाहौर में। लाहौर में प्रसिद्ध होती है, और लाहौर के बाद मैंने अभी अभी आपसे कहा भी था कि लाहौर में आप देखोगे कि नूर मोहम्मद साहब जो है, वो नूर मोहम्मद शाह इसको लेकर कहां पर आता है, बीकानेर में आता है। और बीकानेर में यहां पर उस्ता कला का क्या कर देता है, प्रचलन कर देता है। और आपको पता है कि ये जो उस्ता कला है, ये ऊंटों के शरीर पर चित्रित की जाती है, जबकि मैथारण कला जो है, ये गीले प्लास्टर पर बनाए गए राजा महाराजाओं का क्या है, यहां पर क्या किया जाता है, चित्रण किया जाता है। गीले प्लास्टर पर क्या किया जाता है मेरे मुन्नाओं, राजा महाराजाओं का चित्रण किया जाता है, राजा महाराजाओं का चित्रण किया जाता है। तो ये थी हमारी कौन सी, बीकानेर। जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसमें मैं दो जो चीजें हैं, ये अभी अपन बात कर रहे थे उस्ता कला की और मैथारण कला की, तो इनके बारे में थोड़ा सा और बताना आपको चाहूंगा। देखिएगा, क्योंकि यहां से मुख्य रूप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, एक तो है उस्ता कला और जो दूसरी है मथैरणा कला, ठीक है ना, मथैरणा कला। देखिए उस्ता कला का अगर हम बात करें तो उस्ता कला देखो, ये मेरे दोस्तों उस्ताद चित्रकारों के द्वारा बनाई गई कला है, उस्ताद चित्रकारों के द्वारा। यहां पर मैं लिख सकता हूं कि उस्ताद चित्रकारों के द्वारा बनाई गई चित्रकला। भाई किसके द्वारा बनाई जाती है, उस्तादों के द्वारा। और उस्तादों के द्वारा अगर बनाई जाएगी तो इसके कहते हैं उस्ता कला, जो कि लाहौर के उस्तादों के द्वारा, ध्यान रखिएगा, लाहौर के उस्तादों के द्वारा, ठीक है ना, लाहौर के जो उस्ताद हैं, उस्ताद चित्रकला हैं, चित्रकार हैं, उनके द्वारा। देखिए इसमें ऊंट की खाल पर चित्रांकन किया जाता है, ऊंट की खाल पर चित्रांकन किया जाता है, काष्ठ की पट्टिकाओं पर चित्रण किया जाता है, और भित्ति चित्रण कला इसके अंतर्गत आती है। देखिए सबसे पहले ध्यान रखना, ऊंट की खाल पर। दूसरा आप ध्यान रखना क्या मेरे दोस्तों, कि काष्ठ की पट्टिका पर। और तीसरी बात आप ध्यान रखना कि जो की जाती है मेरे दोस्तों, वो भित्ति चित्रण कला है, यानी भित्ति चित्र, भित्तों पर भित्ति चित्रण कला। ये तो थी मेरे दोस्तों कौन सी, उस्ता कला। जबकि दूसरी है मैथारण चित्रकारों की कला। जो मैथारण चित्रकार होते हैं, मनुवत्ती कला जिसे कहते हैं, ध्यान रखना, मैथारण
चित्रकारों के द्वारा इन्हें मनुवत्ती भी कहा जाता है, मनुवत्ती चित्रकार, मनुवत्ती चित्रकारों के द्वारा, यानी स्थानीय जो चित्र बनाए जाते हैं उन्हें कहते हैं मैथारण चित्रकला, यानी स्थानीय चित्र, ठीक है ना। स्थानीय चित्र जो बनाए जाते हैं उन स्थानीय चित्रों को क्या कहते हैं अपन, मैथारण चित्रकला। इसके बाद देखिए दोस्तों, इसमें आपको मिलेगा क्या चित्रकला में, जो मैथारण चित्रकला है इसमें घोड़े का सर्वाधिक, देखिएगा घोड़े का सर्वाधिक चित्रण और घोड़े पर सवार राजा महाराजाओं का चित्रण, ठीक है ना। और ध्यान रखना इस चित्रकला के अंतर्गत मेरे दोस्तों जो चित्रकार है वो चित्रकार अपना नाम, पिता का नाम और उसकी तिथि, जिस दिन बनाया गया है उसकी तिथि लिखता था। देखो पिता का नाम लिखते हैं, पिता के नाम के बाद मेरे दोस्तों तिथि लिखते हैं और खुद का नाम लिखते हैं। और ये किस भाषा में लिखते हैं तो मेरे दोस्तों ध्यान रखना, फारसी भाषा में, फारसी भाषा में। ये थी अपनी कौन सी कला मेरे मुन्नाओं, ये थी अपनी मैथारण कला। देखिएगा जल्दी से, एक है उस्ता कला, और उस्ता कला की मैं बात करूं तो उस्तादों के द्वारा, उस्ताद जो चित्रकार हैं उनके द्वारा। दूसरा लाहौर के उस्तादों के द्वारा ऊंट की खाल पर, काष्ठ की पट्टिका पर और भित्ति चित्रण पर। मथेरणा कला की अगर बात करें तो मथेरणा चित्रकारों के द्वारा, और मनुवत्ती चित्रकार कहा जाता है, यानी स्थानीय चित्रकार कहा जाता है इनको। दूसरा घोड़े का सर्वाधिक चित्रण, जिस पर बैठा हुआ क्या राजा की मूर्ति या राजा का चित्र। इसके बाद अगर मैं बात करूंगा तो ध्यान रखना मेरे भाइयों, चित्रकार अपना नाम लिख देता था, पिता का नाम लिख देता था और तिथि ये नीचे लिखता था चित्रकार अपने चित्र के नीचे। और ध्यान रखना किस भाषा में, फारसी भाषा में। नाम भी किस भाषा में लिखता था मुन्नाओं, फारसी भाषा में लिखता था। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करेंगे हम किशनगढ़ शैली की। किशनगढ़ शैली, और किशनगढ़ शैली की जब मैं बात करूंगा तो प्रकाश में कब आई है किशनगढ़ शैली, एरिक डिक्सन के समय। दूसरा 1941-42 में फ्याज अली, जो फ्याज अली है उस फ्याज अली के समय पर। देखिएगा यहां पर आपको ध्यान रखना है कि प्रकाश में एरिक डिक्सन। दूसरा 1941 और 42 में फयाज अली के समय, ठीक है। अब देखिए मेरे दोस्तों, यहां पर बनी ठनी नाम से प्रसिद्ध हुई। किस नाम से प्रसिद्ध हुई, बनी ठनी। और बनी ठनी नाम से जो प्रसिद्ध हुई, इसका मूल नाम क्या था मेरे दोस्तों, मूल नाम आपको ध्यान रखना है, इसका नाम था विष्णुप्रिया या रसिक बिहारी। इसका नाम था विष्णुप्रिया या इसी को कहते हैं रसिक बिहारी, ठीक है ना, विष्णुप्रिया या रसिक बिहारी। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि सावंत सिंह नागरीदास की क्या थी, ये प्रेमिका थी। ध्यान रखना, सावंत सिंह नागरीदास की प्रेमिका थी। सावंत सिंह और जो नागरीदास है उसकी प्रेमिका थी। और एरिक डिक्सन जो हुआ था, उस एरिक डिक्सन ने इसको मारवाड़ की मोनालिसा, भारत की मोनालिसा कहा। एरिक डिक्सन साहब ने इसे कहा मारवाड़ की मोनालिसा। यहाँ पर ध्यान रखना, इसे ही कहा गया है
भारत की मोनालिसा, ठीक है ना। मारवाड़ की मोनालिसा या इसे ही कहा गया है मेरे दोस्तों, मारवाड़ की मोनालिसा, ठीक है ना। राजस्थान की मोनालिसा। अब देखो राजस्थान सरकार ने 1973 में इस पर डाक टिकट जारी किया था, यह भी आपको ध्यान रखना है। राजस्थान सरकार ने 1973 ईस्वी में इस पर डाक टिकट जारी किया था। क्या किया था मेरे दोस्तों? इसके ऊपर डाक टिकट जारी किया था। किसके ऊपर? बनी ठनी के ऊपर। समझिएगा, प्रकाश में किसके शासनकाल में आई? एरिक डिक्सन के शासनकाल में। और उसके साथ एक था 1941-42 में फयाज अली। और ध्यान रखना कि बनी ठनी जो है, ये बनी ठनी का मूल नाम क्या मिलता है? विष्णुप्रिया या रसिक बिहारी। दूसरा ध्यान रखना, सावंत सिंह और नागरी दास की क्या थी मेरे दोस्तों? ये प्रेमिका थी। और यहां पर आपको ध्यान रखना है कि एरिक डिक्सन ने इसे मारवाड़ की मोनालिसा कहा है, और इसे ही मेरे दोस्तों क्या कहा है? भारत की मोनालिसा। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है कि इसकी अगर बात करें हम कि इसकी विशेषताएं क्या थी, तो विशेषताएं देखिए, विशेषताएं आपको मिलेगी कि इसके एक तो देखो पारदर्शी घूंघट, पारदर्शी कपड़े आपको मिलेंगे, पारदर्शी कपड़े पहली विशेषता। दूसरी विशेषता तीखा नाक। नाक कैसा मिलता है मेरे दोस्तों? तीखा नाक। नाक में बेसरी नामक आभूषण, बेसरी नामक आभूषण कहां पर? नाक में। दूसरा ध्यान रखना कि तीर कमान के भांति, जो तीर कमान होता था उस तीर कमान के भांति इसके क्या थे मेरे दोस्तों? नैन थे। तीर कमान के भांति, तीर कमान के भांति नैन या आंख, ठीक है ना। तीर कमान के भांति क्या थे मेरे दोस्तों? नैन या आंख थी। तो जल्दी से मेरे दोस्तों ध्यान रखिएगा, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम आगे। देखिए, इस पर सर्वाधिक जो प्रभाव पड़ता है, एक चीज का और ध्यान रखना, सर्वाधिक जो प्रभाव पड़ता है वो सर्वाधिक मेरे दोस्तों किसका पड़ता है? कांगड़ा शैली का। कांगड़ा शैली का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है, जिसमें नौका विहार चित्र मिलेगा, जिसमें झील, बतख, नाव और नाविक। ध्यान रखना, सर्वाधिक कांगड़ा शैली का प्रभाव, जिसमें नौका विहार का चित्रण मिलेगा। नौका विहार का चित्रण। और ये मेरे दोस्तों किससे संबंधित था? वल्लभ संप्रदाय से। वल्लभ संप्रदाय से संबंधित था। और नौका विहार का चित्रण मिलता है, जिसमें देखो झील का, बतख का, नाव का और नाविक का, इनका सर्वाधिक मेरे दोस्तों क्या मिलता है? चित्रण मिलता है। अच्छा, चांदनी रातों की संगोष्ठी, चांदनी रातों की संगोष्ठी का चित्रण किसने किया था मेरे दोस्तों? इनके शासनकाल में ही अमीर चंद ने। किसने किया था? अमीर चंद ने। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इस प्रकार मेरे दोस्तों ये मारवाड़ शैली में कंप्लीट होती है, और हम अगली क्लास में बात करते हैं नेक्स्ट शैली की। तब तक के लिए धन्यवाद।